जन्म कुंडली में ये कैसे देखे कि कौन सा प्लैनेट शुभ है, कौन सा प्लैनेट अशुभ है, कौन सा प्लैनेट न्यूट्रल है। राहु और केतु का रिजल्ट कैसे देखे। तो जो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है इसमें लघु पराश्री बहुत इंपॉर्टेंट है। लघु पराश्री के बिना दशा अंतरदशा के थ्रू रिजल्ट नहीं प्रेडिक्ट किया जा सकता। आज चर्चा करेंगे कि लघु पराश्री के क्या सूत्र हैं और कौन सा प्लैनेट शुभ और कौन सा प्लैनेट अशुभ होता है आपके चार्ट में, और उसको दशा और उसके थ्रू दशा और अंतरदशा का रिजल्ट कैसे देखते हैं। तो आइए, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव और आज चर्चा करेंगे कि लघु पराश्री के अनुसार कौन सा प्लैनेट आपके चार्ट में शुभ है, कौन सा प्लैनेट अशुभ है, कौन सा प्लैनेट न्यूट्रल है, और राहु और केतु शुभ है आपके चार्ट में या अशुभ है। त्रिकोण भाव के स्वामी जो होते हैं वो हमेशा बेनिफिक होते हैं। वो हमेशा जहां भी बैठते हैं, जिसके साथ भी बैठते हैं, वो शुभता प्रदान करते हैं। तो त्रिकोण भाव कौन सा होता है? त्रिकोण भाव होता है 5th हाउस और 9th हाउस। ठीक है, इसे हम लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। तो मेष लगन की कुंडली में 5th हाउस का लॉर्ड कौन हो गया? लियो, सूर्य हो गया, क्योंकि वहां पे लियो राशि पड़ती है। 9th हाउस में सजिटेरियस राशि पड़ती है, तो उसका लॉर्ड हो गया जुपिटर। तो मेष कुंडली में, मेष असेंडेंट में सूर्य और बृहस्पति ये दोनों हमेशा शुभ होते हैं। अगर हम कैप्रिकॉन एसेंडेंट की बात करें तो वहां पर विनस जो कि 5th हाउस लॉर्ड है और मरकरी जो 9th हाउस लॉर्ड है, ये दोनों प्लैनेट हमेशा शुभ होते हैं। केंद्र के भाव कौन से होते हैं? केंद्र के भाव होते हैं 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि जो केंद्र भाव होते हैं उनके जो लॉर्ड होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। तो न्यूट्रल का क्या मतलब होता है? न्यूट्रल का ये मतलब होता है कि अगर कोई प्लैनेट नेचुरल बेनिफिक है तो वो अपना बेनिफिक रिजल्ट कम कर देगा अगर वो केंद्र का लॉर्ड होगा। तो अगर कोई प्लैनेट नेचुरली मैलिफिक प्लैनेट है, जैसे सैटर्न हुए, मार्स हुए, ये नेचुरली मैलिफिक प्लैनेट है, अगर ये केंद्र के लॉर्ड होते हैं तो ये इनके मैलिफिक जो रिजल्ट है उसमें कमी आएगी। इसलिए केंद्र के भाव के लॉर्ड को न्यूट्रल कहा गया है। ठीक है, अब आपने ये ध्यान दिया होगा कि मैंने लगन भाव को छोड़ दिया। तो लगन भाव होता है, जो लगन का लॉर्ड होता है, और जो लगन भाव होता है वो केंद्र भाव भी माना जाता है और त्रिकोण भाव भी माना जाता है। ठीक है, इसलिए जो लगन लॉर्ड है वो हमेशा शुभ होता है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कि 3rd लॉर्ड, 6th लॉर्ड, 11th लॉर्ड ये कैसा होता है। तो जो 3rd लॉर्ड है, 6th लॉर्ड है और 11th लॉर्ड है, ये हमेशा मैलिफिक होता है। इनके जो स्वामी होते हैं वो हमेशा मैलिफिक होते हैं। बात करते हैं 8th लॉर्ड की। तो 8th लॉर्ड कैसा होता है? तो इसके लिए कहा गया है कि 8th लॉर्ड जो होता है ये सबसे ज्यादा मैलिफिक होता है। क्यों सबसे ज्यादा मैलिफिक होता है? क्योंकि जो 8th लॉर्ड है, 8th हाउस है, वो 9th हाउस का 12th है। 9th हाउस हमारे भाग्य का, फॉर्चून का होता है, और 9th हाउस से 12th हाउस, 9th हाउस से 12th होता है 8th हाउस। 12th जो होता है किसी भी भाव से उसके लॉस को दिखाता है। तो जो 8th लॉर्ड है वो भाग्य के, वो फॉर्चून के लॉस को इंडिकेट करता है, इसलिए 8th जो लॉर्ड होता है वो सबसे ज्यादा मैलिफिक होता है। अब चर्चा करते हैं 2nd लॉर्ड और 12th लॉर्ड की। 2nd लॉर्ड और 12th लॉर्ड कैसा होता है? तो जो 2nd लॉर्ड और 12th लॉर्ड जो होती है उनके बारे में कहा गया है कि ये भी न्यूट्रल होते हैं, और ये जिसके साथ एसोसिएटेड हो जाए, जिस भी प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड हो जाए उनकी तरह हो जाते हैं। मतलब अगर ये बेनिफिक प्लैनेट के साथ एसोसिएट हो जाए तो ये बेनिफिक बन जाते हैं, और अगर ये मैलिफिक प्लैनेट के साथ एसोसिएट हो जाए तो ये मैलिफिक बन जाते हैं। एक चीज और भी इसके बारे में कहा गया है कि जो 2nd लॉर्ड और 12th लॉर्ड होते हैं वो, अगर मान लीजिए कोई ऐसी जनपत्री, चलिए एग्जांपल लेते हैं मकर लगन की। तो मकर लगन में क्या, जुपिटर 12th लॉर्ड भी है, 12th हाउस में सजिटेरियस राशि पड़ती है, और 3rd लॉर्ड भी है, 3rd हाउस में पाइसेस राशि पड़ती है। तो ये कहा गया है कि जो ये 2nd और 12th लॉर्ड जो होते हैं वो वहां पे जो उनकी राशि पड़ती है उसका रिजल्ट ना देके जो दूसरी राशि है उसका रिजल्ट देते हैं। इसका मतलब ये है कि मकर लगन की कुंडली में जुपिटर 12th हाउस का रिजल्ट ना देके जो 3rd हाउस में है, 3rd हाउस का रिजल्ट ज्यादा देगा। और ये एप्लीकेबल सभी के लिए। जैसे अगर टॉरस लगन का एग्जाम्पल ले तो वहां पे मार्स जो है, मार्स की दो राशि है। मार्स की जो एरीज राशि है वो 12th हाउस में पड़ती है, और मार्स की जो स्कॉर्पियो राशि है वो 7th हाउस में पड़ती है। तो वहां पे ये कहा गया है कि मार्स जो है वो स्कॉर्पियो राशि का ज्यादा रिजल्ट देगा, एरीज राशि का रिजल्ट कम देगा। ठीक है, और दूसरा चीज मैंने जैसे बताया कि ये जिसके साथ एसोसिएट हो जाते हैं, 2nd लॉर्ड और 12th लॉर्ड, उसका रिजल्ट भी देते हैं, उसकी तरह बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें इम्पर्सनेबल भी कहते हैं। इम्पर्सनेबल का मतलब ये होता है कि ये जिसके साथ बैठते हैं, जिसके साथ एसोसिएटेड हो जाते हैं, बैठते नहीं, एसोसिएशन तो कई प्रकार से बन सकता है, आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जिस प्लैनेट के साथ एसोसिएट हो जाते हैं उसकी तरह बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि राहु और केतु का रिजल्ट कैसे देखें। तो राहु और केतु का रिजल्ट देखने का तीन चार स्टेप्स हैं। तो जो राहु शुभ है या अशुभ है वो देखने का 3-4 तरीका है। ठीक है, पहला देखने का ये तरीका है कि आप ये देखिए कि राहु या केतु कहाँ बैठे हैं। अगर ये अनएसोसिएटेड या और अनएस्पेक्टेड है, मतलब इसका ये किसी प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड नहीं है और कोई प्लैनेट इन्हें देख नहीं रहा है,
और ये त्रिकोण भाव में बैठे हैं तो ये शुभ हो जाते हैं। अगर ये 3, 6, 8, 11 में बैठे हैं अनएसोसिएटेड अनएक्सपेक्टेड तो ये बहुत अशुभ हो जाते हैं। केंद्र में बैठे हैं, ठीक है, और अनएसोसिएटेड अनएक्सपेक्टेड है तो ये न्यूट्रल रहते हैं, ठीक है। अब इसका और भी स्टेप 2, मतलब ये पहला स्टेप हो गया। अगर ये अनएसोसिएटेड है अनएक्सपेक्टेड है तो कैसे इसका राहु और केतु कैसे होते हैं। अगर मान लीजिए ये एसोसिएटेड हो जाते हैं, अगर मान लीजिए ये केंद्र के भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं तब तो ये न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये त्रिकोण भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं तब ये शुभ हो जाएंगे। अगर ये जो 3, 6, 8, 11 के स्वामी के साथ बैठे हैं या एसोसिएटेड है बेसिकली तो ये अशुभ हो जाते हैं। तो ये जिनके साथ बैठ रहे हैं, जिनके साथ एसोसिएटेड हो रहे हैं, उनके तरह रिजल्ट देने लगते हैं, ठीक है। और एक और रूल है, इंपॉर्टेंट रूल है कि जो राहु और केतु है, अगर ये मरकरी या जुपिटर की राशि में बैठे, मतलब जमीनी राशि में बैठे या वर्गो राशि में बैठे या सजिटेरियस राशि में बैठे या पाइसेस राशि में बैठे तो ये शुभ रिजल्ट देते हैं। अब आइए बात करते हैं कि जो ये त्रिकोण लॉर्ड है और केंद्र लॉर्ड है या त्रिषडाय भाव के लॉर्ड है, ठीक है, इनका स्ट्रेंथ, इनमें सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है। तो जो त्रिकोण भाव होता है उसमें फर्स्ट लॉर्ड लीस्ट पावरफुल होता है, फिफ्थ लॉर्ड उससे ज्यादा पावरफुल होता है और नाइन्थ लॉर्ड जो होता है वो त्रिकोण भाव में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, मतलब सबसे ज्यादा बेनिफिट नाइन्थ लॉर्ड होता है। केंद्र भाव में 10th लॉर्ड जो होता है, केंद्र भाव कौन से 1, 4, 7, 10, तो जो केंद्र लॉर्ड होते हैं उसमें 10th लॉर्ड सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। और जो मैलिफिक लॉर्ड्स है 3, 7, 8, 11, तो इसमें जो 11th लॉर्ड है ये सबसे ज्यादा मैलिफिक होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब शुभ ग्रह, अब यहाँ पे मैं जो शुभ ग्रह बोल रहा हूँ तो आई मीन नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट, तो जो नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट है वो अगर केंद्र के भाव के लॉर्डशिप को लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लीजिए जेमिनी एसेंडेंट की, तो जेमिनी एसेंडेंट में जुपिटर जो होता है, जुपिटर की सजिटेरियस राशि 7th हाउस में पड़ती है और जुपिटर की पाइसेस राशि 10th हाउस में पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जुपिटर है, क्योंकि ये दोनों हाउस जो इसने ओन किया है वो केंद्र के भाव है, तो जुपिटर को केंद्राधिपति दोष लगता है। तो केंद्राधिपति दोष का ये मतलब होता है कि अगर कोई नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट सौम्य ग्रह केंद्र के भाव की लॉर्डशिप लेते हैं तो उनको एक ब्लेमिश लग जाता है, ठीक है। और ये ब्लेमिश जो होता है वो जुपिटर को सबसे ज्यादा लगता है, फिर वेनस को लगता है, फिर मरकरी को लगता है, फिर मून को लगता है, ठीक है। तो ये बात हो गई स्ट्रेंथ की, कि जो प्लैनेट्स है उनकी स्ट्रेंथ को कैसे देखें, मतलब कितने सबसे ज्यादा बेनिफिक कौन है, सबसे ज्यादा मैलिफिक कौन है, ठीक है, इस तरह से ये देखेंगे। अब चलिए डिस्कस करते हैं, कुछ एसेंडेंट्स पे बात करते हैं और डिस्कस ये करते हैं कि किस एसेंडेंट के लिए कौन से जो प्लैनेट है वो शुभ है, कौन से प्लैनेट। तो आइए आप कुछ एग्जाम्पल एसेंडेंट्स की कुंडली लेते हैं और ये समझते हैं कि उन एसेंडेंट्स के लिए कौन सा प्लैनेट शुभ है और कौन सा प्लैनेट अशुभ है। तो स्टार्ट करते हैं कैप्रिकॉन एसेंडेंट से। तो कैप्रिकॉन एसेंडेंट में अगर आप देखेंगे तो त्रिकोण हाउसेस के लॉर्ड कौन कौन बनते हैं। तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सैटर्न बनता है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड वेनस बनता है और 9th हाउस का लॉर्ड मरकरी बनता है। तो कैप्रिकॉन एसेंडेंट के लिए सैटर्न, वेनस, मरकरी ये हमेशा शुभ होंगे, ये हमेशा शुभ रिजल्ट देंगे अपनी दशा अंतरदशा में। 3, 6, 11 का लॉर्ड कौन कौन बनता है। तो अगर आप देखेंगे तो थर्ड हाउस में पाइसेस राशि बनती है, ठीक है। तो थर्ड हाउस में पाइसेस राशि बनती है तो जुपिटर हो गया थर्ड लॉर्ड, बट जुपिटर की दूसरी राशि 12th हाउस में पड़ती है जो सजिटेरियस राशि होती है। जैसा मैंने बताया था कि सेकंड लॉर्ड और 12th लॉर्ड जो होते हैं वो इम्पर्सनेबल होते हैं, मतलब वो जिसके साथ एसोसिएटेड हो जाए उसकी तरह बिहेव करेंगे। और एक चीज और मैंने बताई थी कि जो 12th या सेकंड हाउस में जो राशि पड़ती है, अगर उस प्लैनेट की 2 राशियां हैं तो वो दूसरी वाली राशि का रिजल्ट देंगे, मतलब जुपिटर यहाँ पे 12th हाउस का भी लॉर्ड है और थर्ड हाउस का भी लॉर्ड है। तो ये 12th हाउस का जो रिजल्ट है वो कम देगा, थर्ड हाउस का लॉर्डशिप की तरह ये ज्यादा बिहेव करेगा। और क्योंकि जो थर्ड लॉर्ड होता है वो मैलिफिक होता है तो जुपिटर यहाँ पे ओवरऑल मैलिफिक प्लैनेट बन जाता है। 6th लॉर्ड कौन है यहाँ पे, 6th लॉर्ड मरकरी है, लेकिन मरकरी की दूसरी राशि जो है वो 9th हाउस में पड़ती है। तो बीइंग अ त्रिकोण लॉर्ड मरकरी यहाँ पे बेनिफिक है, बट क्योंकि ये 6th हाउस का भी लॉर्डशिप ओन कर रहा है तो यहाँ पे जो मरकरी है इसके जो बेनिफिक रिजल्ट है, जो बेनिफिक स्ट्रेंथ है उसमें थोड़ा सा ब्लेमिश लग जाता है, बिकॉज इट इज अ 6th लॉर्ड ऑल्सो, ठीक है। अब यहाँ पे 11th लॉर्ड कौन है, 11th लॉर्ड यहाँ पे मार्स है, मार्स की स्कॉर्पियो राशि पड़ती है 11th हाउस में। मार्स की दूसरी राशि जो एरीज है वो पड़ती है केंद्र भाव में 4th हाउस में। तो जैसे मैंने बताया था कि जो केंद्र भाव के स्वामी होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। तो मार्स यहाँ पे क्योंकि ये 4th लॉर्ड है तो ये न्यूट्रल होगा, बट मार्स की जो दूसरी राशि है वो 11th हाउस में पड़ती है और 11th लॉर्ड जो होता है वो हमेशा मैलिफिक होता है। तो बिकॉज ऑफ 11th लॉर्डशिप, 11th हाउस लॉर्डशिप, मार्स यहाँ पे मैलिफिक हो जाता है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं सूर्य कैसा ग्रह है कैप्रिकॉन एसेंडेंट के लिए। तो अगर सूर्य की एक राशि है और वो 8th हाउस में पड़ती है, लियो जो राशि है, तो यहाँ पे सूर्य जो हो गया वो भी मैलिफिक प्लैनेट हो गया,
मून कैसा प्लैनेट हो गया। मून की जो एक राशि है कैंसर, वो 7th हाउस में पड़ती है, और जैसे मैंने डिस्कस किया था कि 7th हाउस जो होता है वो न्यूट्रल हाउस होता है, तो मून यहाँ पे न्यूट्रल प्लैनेट बन जाता है। ठीक है, विनस का डिस्कस करते हैं। तो विनस की यहाँ पे जो एक राशि है वो 5th हाउस में पड़ती है, और एक राशि जो है वो 10th हाउस में पड़ती है। तो यहाँ पर अगर अगर विनस की 10th लॉर्डशिप के कारण विनस न्यूट्रल प्लैनेट होना चाहिए, बट क्योंकि विनस की दूसरी राशि जो है वो त्रिकोण भाव 5th हाउस में पड़ती है, इसलिए यहाँ पे विनस जो है बेनिफिक प्लैनेट हो गया। आगे डिस्कस करेंगे कि योग कारक प्लैनेट किसको बोलते हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। विनस यहाँ पे योग कारक प्लैनेट माना जाता है। अगर कोई प्लैनेट केंद्र का ओनरशिप और साइमल्टेनियसली त्रिकोण का भी ओनरशिप किसी प्लैनेट की होती है तो उसको योग कारक प्लैनेट बोलते हैं, इसलिए विनस यहाँ पे योग कारक प्लैनेट हुआ। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं लियो एसेंडेंट के बारे में। डिस्कस करते हैं कि लियो एसेंडेंट के लिए कौन सा प्लैनेट शुभ हुआ और कौन सा प्लैनेट अशुभ हुआ। तो जो लियो एसेंडेंट है उसमें जो लगन लॉर्ड है वो सूर्य हुए, सन हुआ, तो सन यहाँ पे हमेशा बेनिफिक होगा, बेनिफिक रिजल्ट दशा और अंतर दशा में देगा। ठीक है, जो अगर आप 9th हाउस की बात, अगर 5th हाउस की बात करें तो 5th हाउस में 5th हाउस में सजिटेरियस राशि पड़ती है। ठीक है, लेकिन जुपिटर की जो दूसरी राशि है वो 8th हाउस में पड़ रही है, पाइसेस राशि। तो जुपिटर कैसा प्लैनेट होगा यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई प्लैनेट के पास त्रिकोण हाउस की लॉर्डशिप हुई तो वो शुभ हो जाएगा, तो जुपिटर यहाँ पे शुभ प्लैनेट हुआ। बट क्योंकि जुपिटर 8th हाउस की भी लॉर्डशिप है, के पास 8th हाउस की भी लॉर्डशिप है, इसलिए जुपिटर बीइंग 5th लॉर्ड इट इज बेनिफिक। लेकिन इसमें एक ब्लेमिश लग जा रहा है, ब्लेमिश का मतलब एक दाग लग जा रहा है। ठीक है, तो मे भी हो सकता है ये 80 to 90% ये 5th हाउस की रिजल्ट देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा, बट क्योंकि 8th हाउस की भी लॉर्डशिप रखता है तो इसलिए थोड़ा निगेटिव रिजल्ट भी देगा अपनी दशा अंतर दशा में। अब आते हैं 9th हाउस पे। 9th हाउस में कौन सी राशि बन रही है, 9th हाउस में एरीज राशि बनती है। ठीक है, एरीज राशि का स्वामी कौन हुआ, मार्स हुआ, तो मार्स यहाँ पे क्योंकि वो 9th लॉर्ड है वो बेनिफिक है। अब मार्स की दूसरी राशि कहाँ पड़ रही है, मार्स की दूसरी राशि स्कॉर्पियो पड़ती है 4th हाउस में। ठीक है, तो मार्स 4th हाउस का ओनर होने के कारण न्यूट्रल होना चाहिए, करेक्ट, इसलिए बट क्योंकि मार्स की दूसरी राशि जो है वो 9th हाउस में पड़ रही है, इसलिए मार्स जो है यहाँ पे त्रिकोण हाउस के लॉर्डशिप के कारण शुभ हो जाता है। और जैसे हमने डिस्कस किया था, अगर कोई प्लैनेट त्रिकोण भाव का स्वामी होता है और साइमल्टेनियसली केंद्र भाव का भी स्वामी होता है तो उसे हम योग कारक कहते हैं। ठीक है, तो मार्स यहाँ पे योग कारक प्लैनेट हो गया लियो एसेंडेंट के लिए। अब डिस्कस करते हैं कि चंद्रमा कैसा प्लैनेट है। ठीक है, चंद्रमा की एक राशि है कैंसर जो कि 12th हाउस में पड़ रही है। जैसा मैंने डिस्कस किया था कि 2nd लॉर्ड और 12th लॉर्ड जो है वो इम्पर्सनेबल होते हैं। इम्पर्सनेबल का मतलब जिसके साथ एसोसिएट हो जाए, जिस प्लैनेट के साथ एसोसिएट हो जाए, जहां बैठ जाए उसका रिजल्ट देते हैं। ठीक है, या अगर उनकी दो राशि है तो दूसरी जो राशि जहां पड़ती है उसका रिजल्ट देते हैं। यहाँ पे मून की एक राशि है, तो मून जो है यहाँ पे जिस प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड हो जाएगा, जिस जिस प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड हो जाएगा जहां बैठ जाएगा उसका रिजल्ट देगा, 12th हाउस के रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं विनस के बारे में। तो विनस कैसा यहाँ पे प्लैनेट हुआ, तो विनस की अगर राशि देखें तो विनस की एक राशि जो है 3rd हाउस में पड़ रही है। ठीक है, और दूसरी राशि कहाँ पड़ेगी, सेकंड होगी ना, तो 5 4 3 2 11th हाउस में पड़ेगी, करेक्ट, नहीं 10th हाउस में पड़ेगी। ठीक है, तो 10th हाउस में पड़ेगी, तो एज ए 10th लॉर्ड विनस को न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, बट अब हम उसकी दूसरी राशि को देखेंगे, दूसरी राशि कहाँ पर है, दूसरी राशि इसकी पड़ रही है 3rd हाउस में, इसलिए विनस भी यहाँ मैलेफिक प्लैनेट हो गया, क्योंकि 3rd लॉर्ड जो होता है वो हमेशा मैलेफिक होता है। सैटर्न का विचार करते हैं, तो सैटर्न की एक राशि कहाँ पड़ रही है, ठीक है, सैटर्न की एक राशि जो है 6th हाउस में पड़ रही है। ठीक है, और दूसरी राशि पड़ रही है 7th हाउस में। ठीक है, तो एज ए 7th लॉर्ड न्यूट्रल होगा, बट क्योंकि ये 6th लॉर्ड भी है इसलिए सैटर्न भी यहाँ मैलेफिक प्लैनेट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मरकरी की। तो मरकरी की एक राशि जो है वर्ग वो 2nd हाउस में पड़ रही है, एक राशि जो जमीनी है वो जमीनी है जो 11th हाउस में पड़ रही है। तो जैसा मैंने डिस्कस किया था, 2nd लॉर्ड इम्पर्सनेबल होता है कि मरकरी की दूसरी राशि जो है 11th हाउस में पड़ रही है, इसलिए मरकरी भी यहाँ पे मैलेफिक प्लैनेट हो जाता है, बहुत मैलेफिक प्लैनेट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया लियो एसेंडेंट के बारे में। तो आज हमने डिस्कस किया कि कौन सा प्लैनेट शुभ होता है, कौन सा प्लैनेट अशुभ होता है। हमने लियो एसेंडेंट और कैप्रिकॉन एसेंडेंट में हर प्लैनेट्स पे डिस्कस किया कि लियो एसेंडेंट और कैप्रिकॉन एसेंडेंट के लिए कौन सा प्लैनेट शुभ होता है और कौन सा प्लैनेट अशुभ होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आज का ये वीडियो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। आप जरूर कमेंट्स में बताइए कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, कुछ आपने नया सीखा या नहीं इसमें। आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि दशा और महादशा का रिजल्ट लघु पराश्रय के अनुसार कैसे देखते हैं। तो ये मैं एक सीरीज की तरह इसको लूंगा और मैं कुछ नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो लघु पराश्रय पे होगा और उससे दशा और महादशा का दशा का रिजल्ट कैसे देखते हैं वो पता चलेगा। ठीक है, धन्यवाद।